डियर स्टूडेंट्स, ऑडिटिंग में हमने अभी तक ऑडिटिंग का अर्थ क्या है, ऑडिटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं, ऑडिट के कौन कौन से प्रकार हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। अब अंकेक्षणकर्ता आपके संस्थान में आकर अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करना चाहता है तो वह कैसे काम करेगा। इसलिए अंकेक्षणकर्ता अपनी एक लिखित योजना बनाता है जिसे हम अंकेक्षण कार्यक्रम कहते हैं। आज इसके बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे कि ऑडिट प्रोग्राम क्या है, एक अच्छे ऑडिट प्रोग्राम में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, अंकेक्षण प्रोग्राम बनने से क्या लाभ हैं, बन गया तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा ऑडिट प्रोग्राम का नाम बताया मैंने आपको कि यह एक प्रकार से आपकी लिखित योजना है, कई बार हम वर्बल भी कर सकते हैं। आपकी एक योजना जिसके अनुसार अंकेक्षणकर्ता काम करेगा, यानी कि अंकेक्षणकर्ता द्वारा बनाई गई योजना जिसमें अंकेक्षण कार्य कैसे प्रारंभ होगा, कौन कौन व्यक्ति काम करेंगे, वो कैसे काम करेंगे, कब तक काम पूरा कर लेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको देखने हैं, कैसे रिपोर्ट करनी है, इन सब के बारे में जो योजना बनाई गई है वह योजना ऑडिट प्रोग्राम के नाम से जानी जाती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि नियोक्ता के खातों का सुचारू रूप से एक निर्धारित अवधि में कार्य समाप्त करने हेतु, कार्य में एक रूपता लाने हेतु और यह निर्णय करने के लिए कि लेखांकन के संपूर्ण कार्य का अंकेक्षण हो जाए, अंकेक्षक द्वारा एक कार्यक्रम बनाया जाता है जिसे अंकेक्षण कार्यक्रम कहते हैं। इस कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य क्या, आखिर में क्यों बनाए हम? तो अंकेक्षण कार्यक्रम बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अंकेक्षणकर्ता को जो नियोक्ता है जिससे जिसके आधार पर उसे अंकेक्षण कार्य करना है, उसका मुख्य उद्देश्य सूचनाओं की प्राप्ति में सहायता प्राप्त करना और अंकेक्षण का जो मूल उद्देश्य है वह उद्देश्य पूरा हो जाना। मूल उद्देश्य क्या हमारा? मूल उद्देश्य यह है कि लेखा पुस्तकों की जांच करने के पश्चात अंकेक्षणकर्ता उनमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, कोई गबन नहीं किया गया है और लेखा पुस्तकें सही चित्र प्रस्तुत करती हैं, इसके बारे में वो राय प्रकट कर सके। ये अंकेक्षण कार्यक्रम इन मुख्य उद्देश्यों की प्राप्त करने में उसकी सहायता करता है। तो अंकेक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य, मूल उद्देश्य तो है, इसके साथ साथ आंतरिक जो नियंत्रण प्रणाली है उस प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करना, अंकेक्षण के दौरान जिन टेक्निक्स को अपनाना है उनके बारे में जानकारी करना और पूरे कार्यक्रम के दौरान कोऑर्डिनेशन बना रहे कर्मचारियों में और कार्य में भी, ताकि कोई काम छूटे नहीं, सारे काम पूरे हो जाएं, निर्धारित समय पर पूरे हो जाएं और हमारा जो मूल उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति भी हो जाए। इसके लिए अंकेक्षण कार्यक्रम के इन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए अंकेक्षण कार्यक्रम बनाया जाता है। अब अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना कैसे हो? तो ये रचना यूनिफॉर्म नहीं हो सकती है कि यही रचना सभी संस्थानों के लिए काम करेगी। ये निर्भर करता है कि अंकेक्षणकर्ता किस प्रकार के व्यवसाय का अंकेक्षण करता है, अंकेक्षणकर्ता का जो नियोक्ता द्वारा निर्देश हैं उन निर्देशों को कैसे वह पूरा कर सकता है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वह उसकी रचना करता है। रचना में मुख्य रूप से वो ये देखता है कि अंकेक्षक के स्टाफ में कौन सा व्यक्ति किस काम को कितने समय में किस विधि से करेगा, यह वह निर्धारित करता है। इस प्रकार की रचना करते समय, कार्य का विभाजन करते समय वह अपने कर्मचारी की
रुचि क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उस कार्य के बारे में उसका अनुभव क्या है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कार्य को वह आवंटित करता है। ये ध्यान रखना चाहिए अंकेक्षणकर्ता को कि ऐसा कोई कार्य का निर्धारण इस प्रकार से नहीं करे कि किसी एक कर्मचारी को कार्य बर्डन लगने लग जाए, उसकी रुचि का नहीं हो, उसकी जानकारी का नहीं हो, उसमें उसकी योग्यता नहीं हो, तो कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा। तो अंकेक्षण कार्यक्रम रचना करते समय वह इन सब बातों को ध्यान में रखेगा कि सारे काम पूरे हो जाएं, कार्य के विभाजन ठीक प्रकार से हो जाए और कर्मचारियों की उन योग्यता और अनुभव के अनुसार वह काम उनको मिल सके। इसके बाद में अंकेक्षण कार्यक्रम के बारे में एक बात और ध्यान रखिए कि हमको उन तत्वों को पता होना चाहिए जो एक अच्छे कार्यक्रम में होने चाहिए। यानी एक अच्छे अंकेक्षण कार्यक्रम के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो अंकेक्षण कार्यक्रम के तत्वों में सबसे पहला तत्व है कि लिखित योजना होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कोई भी काम लिखित में होता है तो प्रमाण के रूप में भी काम करता है। हमने किसी कर्मचारियों को वर्बली कहा तो ये काम कर लेना, वो नहीं कर पाया तो हम प्रमाणित नहीं करते, तो हमने कहा था उसको। यदि लिखित में है तो अंकेक्षणकर्ता और उसके सहयोगियों के बारे में कोई मतभेद पैदा नहीं होगा, काम ठीक प्रकार से पूरा होगा, कोई काम छूटेगा नहीं। इसी तरह अंकेक्षण कार्यक्रम आपका सरल और स्पष्ट होना चाहिए। यानी हर कर्मचारी जिनके बीच में कार्य का विभाजन किया है वह अपने कार्य को ठीक प्रकार से समझ सके, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो कि काम मुझे करना है या नहीं करना है। बार बार अंकेक्षणकर्ता से वह स्पष्टीकरण लेने के लिए जाता है कि काम मुझे करना है या नहीं करना है, कैसे करना है, तो अंकेक्षणकर्ता का समय भी बर्बाद होगा, काम समय पर पूरा भी नहीं हो पाएगा। इसी तरह आपके अंकेक्षण कार्यक्रम में ये देखना जरूरी है कि लेखांकन प्रणाली के अनुरूप हो। यानी वह हम अपने सिंगल एंट्री सिस्टम रखते हैं, डबल एंट्री सिस्टम हमारे पास रखते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रखते हैं, तो किस प्रकार की अकाउंटिंग हमने अपने यहाँ रख रखी है, कंप्यूटर अकाउंटिंग रख रखी है, तो इन सब बातों की जानकारी करें और अपना कार्यक्रम उस लेखा प्रणाली के अनुसार ही तैयार करें ताकि कोई भी लेन देन जांच करने से छूट नहीं जाए। इसके साथ अंकेक्षण कार्यक्रम की एक विशेषता ये भी होनी चाहिए कि वह उद्देश्यों को ध्यान में रख के बनाया जाए। तो अंकेक्षणकर्ता कोई विशेष उद्देश्य के लिए आपको मानिए वो चाहता है कि मेरे संतान को कोई गबन हुआ, उसका अंदेशा है, उस अंदेशों को दूर करने के लिए अंकेक्षण कार्य करा रहा है, तो अंकेक्षण कार्यक्रम इस प्रकार की रचना करनी चाहिए कि वह गबन पर विशेष रूप से अपना ध्यान केंद्रित कर सके ताकि कोई भी गबन हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वह पकड़ सके। इसी तरह कार्य का विभाजन ठीक प्रकार से होना चाहिए। कार्य का विभाजन इस प्रकार होना चाहिए कि कार्य के प्रारंभ से लेकर अंत तक सभी कार्यों की जांच हो जाए, कोई भी काम छूटे नहीं, जो सूचनाएं प्राप्त करनी सब सूचनाएं उसको मिल जाएं। इसके साथ साथ जो अंकेक्षण के संबंध में नियम उपनियम हैं, उन नियमों की जानकारी, कौन कौन से नियम प्रातः होने चाहिए कर्मचारी को, ये पहले से ही संबंधित कर्मचारी को बता देना चाहिए। इसी तरह व्यापार की प्रकृति क्या है उसको भी ध्यान में रखा चाहिए। और एक विशेषता ये भी होनी चाहिए कि हमारा जो लेखा प्रलेखों का है वह एक क्रोनोलॉजी बनी हुई है, नियम बने हुए हैं, एक क्रम बना हुआ है, उस क्रम के अनुसार वह करे। जैसे हमको यदि ये पता करना है कि परचेज के बारे में ऑडिट करनी है तो हम परचेज रिक्विजिशन से लेकर और भुगतान तक की सारे कार्यों की जांच करें। तो ये एक क्रोनोलॉजी को ध्यान में रखना चाहिए कि कब परचेज परमिशन ली जाती है, रिक्विजिशन तैयार की जाती है और परचेज ऑर्डर दिए जाते हैं, स्टोर में एंट्री की जाती है, इशू किए जाते हैं और भुगतान होता है। इन सब के बारे में कोई भी व्यवहार छूटना नहीं चाहिए जाँच करने से। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, समय बदल जाए, परिस्थितियाँ बदल जाए तो अंकेक्षण कार्यक्रम भी उसके अनुसार हम बदल सकें। ये अंकेक्षण कार्यक्रम की में एक गुण होना चाहिए, उसका तत्व होना चाहिए अच्छे कार्यक्रम का। कार्य और दायित्वों का विभाजन ठीक प्रकार से होना चाहिए। पुनर्जांच की सुविधा होनी चाहिए। यदि हमें लगे कि इस काम को टेस्ट चेकिंग कर लें कि हमारे कर्मचारी ठीक प्रकार काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो टेस्ट चेकिंग भी की जा सकती है ताकि कोई भी जांच छूट नहीं जाए। और अंकेक्षणकर्ता जो
एविडेंस काम लेनी है उसको, वो सर्वोत्तम होने चाहिए। उनमें कोई कन्फ्यूजन हमारे कर्मचारी को नहीं होना चाहिए। मुझे कौन सा एविडेंस उस काम के लिए जो सबसे बड़ा एविडेंस है, जैसे हमें भुगतान करना है तो भुगतान करने का सबसे बड़ा एविडेंस है कि भैया आपके पास जो बिल आया, परचेज का बिल आया, उस बिल, ये आपका एविडेंस है, उस बिल के अनुसार भुगतान होना चाहिए। जितनी सामग्री आई है, जिस डेट से आई है, उस डेट के अनुसार उसका भुगतान होना चाहिए। ये एक अच्छे अंकेक्षण कार्यक्रम की ये तत्व उसमें होने चाहिए। इसके साथ अब हम देखते हैं अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ क्या हैं। अंकेक्षण कार्यक्रम बना लिया तो हमको इसके क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा लाभ होता है कि पूरी आपकी लिखित योजना है, जिसके कारण से आप उत्तरदायित्व निर्धारित कर सकते हैं, समय की बचत होती है, कार्य में एक रूपता बनी रहती है, कर्मचारियों जो अंकेक्षणकर्ता के कर्मचारी हैं उनको उनके अनुभव के आधार पर उनकी रुचि अनुसार कार्य मिल जाता है। और यदि हमारी योजना बनी हुई है तो कर्मचारी आपस में बदलते रहते, किसी कारण कोई कर्मचारी छोड़कर चला गया, नया कर्मचारी आया है तो हमको दिक्कत नहीं होती है। वो अंकेक्षण कार्य जहाँ उसने छोड़ा वहीं से वापस प्रारंभ करता है। न्यायालय में ज़रूरत पड़ती है तो प्रमाण के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। यह अंकेक्षण कार्यक्रम से लाभ हमको प्राप्त होते हैं। लेकिन कोई भी कार्यक्रम फुल प्रूफ नहीं होता, यानी कार्यक्रम बन गया अब सभी लाभ मिल जाए ऐसा नहीं है। उस कार्यक्रम को नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे हमने कोई योजना बना के दी, भाई लिखित योजना ऐसे ऐसे काम करना है, तो मैकेनिकल काम है, व्यक्ति अपने दिमाग का उपयोग नहीं करता है। हमारा कर्मचारी हमको मेरे को जो बताया मैं तो केवल वो करूँगा, तो एक तरह से यंत्रवत काम होता है, मैकेनिकल काम होता है। कोई हमारी क्रिटिकल जो थिंकिंग चाहिए और जो एप्लीकेशन चाहिए ऑडिट के अंतर्गत वह डेवलप नहीं हो पाती है। फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव हमको रहता है। इसके साथ साथ हमारे कर्मचारी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते। छल कपटों के हमको ठीक प्रकार से जानकारी, क्योंकि पता अंकेक्षण कार्य कैसे काम करेगा, इसलिए जो गबन करने वाले हैं वो पूरी योजनाबद्ध तरीके से उसके अनुसार गबन करते हैं, इसलिए गबन कई बार प्रकट नहीं हो पाते। एक नुकसान ये होता है कि योजना बना ली है तो न्यायालय में हमारे अंकेक्षण के विरुद्ध ही वह प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। और अंकेक्षण कार्यक्रम बनाने में कुछ व्यय भी होता है, तो फाइनेंशियल बर्डन भी अंकेक्षणकर्ता पर पड़ता है। तो यह कुछ सामान्य मुख्य रूप से जो नुकसान होता है वह ये नुकसान होता है कि स्वतंत्र रूप से व्यक्ति अपने क्रिटिकल एनालिसिस का उपयोग इसके अंतर्गत नहीं कर पाता है। अब अंकेक्षणकर्ता का कार्यक्रम होना कैसा चाहिए, तो अंकेक्षण का कार्यक्रम आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए। समय और परिस्थिति के अनुसार हम उसमें बदलाव कर सकें, हमारे कर्मचारियों को क्रिटिकल एनालिसिस करने का अवसर भी मिल सके और अंकेक्षण के उद्देश्य प्राप्त हो सके, ऐसा अंकेक्षण कार्यक्रम अंकेक्षणकर्ता के द्वारा बनाया जाएगा तो हम ठीक प्रकार से अपने अंकेक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे। तो अंकेक्षण कार्यक्रम पर सामान्यतः एक क्वेश्चन मिलता है कि अंकेक्षण कार्यक्रम क्या है, एक अच्छे अंकेक्षण कार्यक्रम में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, अंकेक्षण कार्यक्रम बनाने से लाभ या हानि क्या है। तो इन सब के बारे में आज हमने पढ़ा है। मैंने इसके बारे में आपको व्हाट्सएप पर नोट्स भी भेज रखे हैं, उनका आवेदन कीजिएगा। कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।